मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य अपने गौरव और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया, जिसे अब तक के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के विभिन्न कारकों के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज हम आपको इस वीडियो में 7 मुख्य कारण बताएंगे जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मुगल कौन थे। मध्य एशिया में उत्पन्न मुगलों की उत्पत्ति तैमूर और चंगेज खान से हुई। उनके संस्थापक बाबर दोनों के वंशज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बाद के सम्राटों के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैल गया। मुगलों को कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता था। उनके शासन के दौरान ताजमहल और लाल किला जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण किया गया था। अब जान लेते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। पहला कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ। औरंगजेब महान मुगल सम्राटों में से अंतिम था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया। वह एक कट्टर मुसलमान था, जिसने अपने धार्मिक विचारों को अपनी प्रजा पर थोपने की कोशिश की। उसने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की नीतियों को उलट दिया। उसने हिंदुओं, सिखों और अन्य गैर मुसलमानों को सताया और उन पर भारी कर लगाए। उसने कई हिंदू और सिख मंदिरों और स्कूलों को भी नष्ट कर दिया और संगीत, कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे वह गैर इस्लामी मानता था। इन नीतियों ने उसके कई प्रजाजनों को अलग थलग कर दिया और उन्हें नाराज कर दिया और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह को जन्म दिया। कारण नंबर 2, कमजोर उत्तराधिकारी और अयोग्य शासक। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसके कारण अक्सर सिंहासन के उत्तराधिकारियों के बीच विवाद और युद्ध होते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर और अक्षम शासकों की एक श्रृंखला सत्ता में आई, जो साम्राज्य की एकता और स्थिरता को बनाए रखने में असमर्थ थे। वे भ्रष्ट और शक्तिशाली रईसों द्वारा प्रभावित और हेर फेर किए गए, जिनके अपने हित और महत्वाकांक्षाएं थीं। मुगल सम्राटों ने अपना अधिकार और प्रतिष्ठा खो दी और रईसों के हाथों की कठपुतली मात्र बन गए। कारण नंबर 3, आर्थिक गिरावट और भ्रष्टाचार। मुगल साम्राज्य कभी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे समृद्ध साम्राज्य था, जिसमें व्यापार, कृषि और उद्योग फल फूल रहे थे। हालांकि बाद में मुगल शासकों के अधीन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा लगाए गए भारी करों ने किसानों और व्यापारियों को गरीब बना दिया और राज्य के राजस्व को कम कर दिया। लगातार युद्धों और आक्रमणों ने साम्राज्य के खजाने और संसाधनों को खत्म कर दिया। अधिकारियों और रईसों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। मुगल साम्राज्य दिवालिया हो गया और अपने खर्चों और दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और विदेशी आक्रमण। जैसे जैसे मुगल कमजोर होता गया, कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी और इसके अधिकार और वर्चस्व को चुनौती दी। मराठों, सिखों, राजपूतों, जाटों और बंगाल के नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और मुगलों की कीमत पर अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गठबंधन और गठबंधन भी बनाए और उनके साथ कई युद्ध लड़े। मुगलों को फारसियों, अफगानों और अंग्रेजों के विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने साम्राज्य को लूटा और लूटा। मुगल साम्राज्य ने अपनी विशाल भूमि और अपनी सैन्य शक्ति खो दी और अपने पूर्व स्वरूप की छाया बन गया। सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष। मुगल साम्राज्य एक विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य था, जिसने शासन में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते थे। मुगल शासकों, विशेष रूप से अकबर ने अपने विषयों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की और कला, साहित्य और वास्तुकला के विकास को प्रोत्साहित किया।
हालांकि बाद के मुगल शासकों के अधीन साम्राज्य की संस्कृति बिगड़ गई और कठोर असहिष्णु हो गई। औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों की धार्मिक नीतियों ने मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दी और सांप्रदायिक हिंसा और नफरत को जन्म दिया। मुगल साम्राज्य ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और एकजुटता खो दी और विभाजित और खंडित हो गया। प्रशासनिक और सैन्य कमजोरी। मुगल साम्राज्य में एक केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन था जो न्याय और योग्यता के सिद्धांतों पर आधारित था। मुगल शासकों ने योग्य और वफादार अधिकारियों और सेनापतियों को नियुक्त किया जिन्होंने ईमानदारी और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा किया। मुगल सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अनुशासित सेनाओं में से एक थी, जिसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाने और हाथियों की एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी। हालांकि बाद के मुगल शासकों के अधीन साम्राज्य का प्रशासन और सेना कमजोर और अप्रभावी हो गई। अधिकारी और सेनापति भ्रष्ट और विश्वासघाती हो गए और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगे। सेना पुरानी हो गई, खराब प्रशिक्षित हो गई और अपने दुश्मनों की आधुनिक और बेहतर ताकतों का सामना करने में असमर्थ हो गई। मुगल साम्राज्य ने अपनी प्रशासनिक और सैन्य दक्षता और क्षमता खो दी और कमजोर और रक्षाहीन हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार। अंग्रेज मुगल साम्राज्य के अंतिम और सबसे दुर्जय दुश्मन थे। अंग्रेज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले व्यापारियों के रूप में भारत आए थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र और कारखाने स्थापित किए और राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव और नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी और फूट का फायदा उठाया और इसके आंतरिक मामलों और संघर्षों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुगलों और उनके सहयोगियों के साथ कई युद्ध भी लड़े और उन्हें हराया। उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उन पर अपने कानून और नीतियां लागू की। उन्होंने भारत के लोगों का शोषण और उत्पीड़न भी किया और उनके धन और संसाधनों को लूटा। अंग्रेजों ने अंततः 1857 में मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। जब उनके शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों और नागरिकों का विद्रोह विफल हो गया, अंग्रेजों ने भारत पर अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जो 1947 तक चला। मुगल साम्राज्य का अंत। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, 1837 में गिरते हुए मुगल साम्राज्य के बीच सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत में बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव की विशेषता थी। 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। हालांकि विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरता से दबा दिया, जिसके कारण बहादुर शाह द्वितीय को रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जो भारत में सदियों के मुगल शासन की परिणति और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व की शुरुआत का प्रतीक था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के बीच इसकी दुर्जय प्रतिष्ठा कम होती गई। प्रशासनिक अपर्याप्तता, आर्थिक कमजोरी और सांस्कृतिक कलह ने इसकी ताकत को कम कर दिया, जबकि क्षेत्रीय शक्तियों और विदेशी आक्रमणों के वर्चस्व ने इसकी संप्रभुता को चुनौती दी। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों ने इसकी एकता को और कमजोर कर दिया। अंततः साम्राज्य ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की अपरिहार्य लहर के आगे झुक गया। अपने पतन के बावजूद मुगल विरासत इतिहास में एक मार्मिक अध्याय के रूप में बनी हुई है, जो साम्राज्य के उतर चढ़ाव का प्रमाण है। और मैं आपको बता दूं, मुगल राज्य की स्थापना सुल्तान बाबर ने 16वीं शताब्दी में की थी, जब उसने 1526 में लोधी सुल्तान पर शानदार जीत हासिल की थी। बाबर ने अपनी सेना से 2 गुनी बड़ी सेना को हराने के लिए 20 तोपों का इस्तेमाल किया था, लेकिन 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वास्तव में बाबर के नेतृत्व ने उसके वंश को कायम नहीं रखा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।